नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। काफी अहम दिन आज आएगी आरबीआई पॉलिसी का फैसला। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर 9:45 से एक कवरेज जारी रहेगी, तो इसको आप मिस मत करिएगा। तो आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए तो दिन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एशियाई बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है, 9,600 के पास इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। चीन के बाजार आज बंद ही हैं और हांगकांग के बाजार करीब 280 अंक ऊपर हैं। कोरिया के बाजारों में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर हल्के लाल निशान में कारोबार देखने को मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त सपाट कारोबार हो रहा है। थोड़ी देर पहले हरे निशान में था, लेकिन अभी फिलहाल कोई बदलाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है गिफ्ट निफ्टी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल लोअर लेवल से आप देखें तो अच्छी रिकवरी दिखेगी। हालांकि हल्की नरमी दिख रही होगी इंडेक्स पर क्लोजिंग लेवल पर, लेकिन लोअर लेवल से तीनों ही इंडेक्स, चाहे वो डाउ जोन्स हो, एसएनपी और नैस्डैक, तीनों में ही अच्छी रिकवरी दिखी है। लेकिन एसएनपी डाउ जोन्स में एसएनपी 500 में तो लगातार 5वां हफ्ता होगा जहां पर वीकली गिरावट दिख सकती है, और डाउ जोन्स में लगातार तीसरे हफ्ते वीकली गिरावट दिख सकती है। हालांकि एसएनपी की इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी सपाट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अब पूरी तरह से बाजार की, सिर्फ अमेरिकी बाजारों की नहीं, पूरे दुनिया भर के बाजारों की नज़र आज जो यूएस में आने वाले हैं नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े, उस पर नजर रहेगी। उसके बाद अब लग रहा है कि फेड का डिसीजन उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा और बाजार भी उसके बाद डिसाइसिव मूव ले सकता है। हालांकि सितंबर की जॉब रिपोर्ट का जो अब तक का जो अनुमान है वो यही लग रहा है कि 1,70,000 के आसपास नई नौकरियां जुड़ी हैं। कुछ जो प्राइवेट अनुमान लगाने वाले हैं उन्होंने तो 1.4 लाख के आसपास का भी दिया है। देखते हैं किस तरह के नंबर आते हैं। साथ ही बेरोजगारी के जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेरोजगारी दर वगैरह जो है वो भी कम होने का अनुमान है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम की अगर बात करें तो वो अनुमान के आसपास ही थे। बाजार का अनुमान था 2,10,000 के आसपास का, वो आया 2,07,000 का। तो कुल मिलाकर डेटा अभी तक बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं कि बाजार पर दबाव बनाए। अब जॉब रिपोर्ट देखते हैं किस तरह के फाइनल जॉब रिपोर्ट आते हैं सितंबर महीने के, उसके बाद ही कुछ अलग मूव मिलेगी। अब यूरोप के बाजार में देखिए, वहाँ पर भी दायरे में कारोबार था, हल्की तेजी वहाँ पर तीनों इंडेक्स में देखने को मिली है। एशियाई बाजारों की चाल देखिए तो आज ज़्यादातर इंडेक्स अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार में जबरदस्त तेजी है, 1.5% तक की तेजी दिख रही है। चीन का बाजार लंबा हफ्ता था, पूरे हफ्ते बंद था, सोमवार से खुलेगा, आज भी वहां पर क्लोज है, तो वहां से कुछ डेटा आ नहीं रहे हैं उस तरह के जो दुनिया के अलग दूसरे बाजारों पर असर डाले। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल लगातार दूसरे दिन कल तेज गिरावट दिखी। हमने बुधवार को देखा था 5% से ज्यादा की गिरावट, कल 2% के आसपास की गिरावट, करीब करीब $11-12 की गिरावट आ चुकी है पिछले हफ्ते के हाई से अगर आप क्रूड में देखें तो। ये भारतीय बाजार के लिए अच्छा संकेत है। गोल्ड कल 9वें दिन गिरावट दिखी थी, आज हालांकि शुरुआती चाल फ्यूचर्स में, कॉमेक्स फ्यूचर्स में हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल कॉमेक्स गोल्ड पर भी दबाव का ही रुख है। तो बाकी वह ओवरऑल संकेत की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 4.71% के आसपास ही है, तो वहां पर भी अब सुस्ती दिख रही है। नए डेटा का इंतजार है, उसके बाद ही अब डिसाइसिव मूव होगा। देखते हैं बाजार की आज किस तरह की ओपनिंग होती है। पूजा, तो बहुत ज़्यादा कुछ खराब संकेत नहीं है आज भारतीय बाजारों के लिए। एक अच्छी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि कच्चे तेल में गिरावट जारी है, तो वो भारतीय बाजारों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। लेकिन कल हमने फिर से देखा कि डॉलर इंडेक्स में हल्की बढ़त आई है, वहाँ से जॉब डेट आने के बाद मजबूत लेबर मार्केट अभी भी यूएस में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमने यूएस के मार्केट में हल्की कमजोरी देखी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में भी वहाँ पर हल्की तेजी को मिली है। तो लेकिन कुल मिला के बहुत ज़्यादा कुछ खराब संकेत नहीं है, ठीक ठाक संकेत ही है आज भारतीय बाजारों के लिए भी। एक बार एफआईएस और डीआईएस का आंकड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है, क्योंकि एफआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं बिकवाली जारी है, और लगातार 12वें दिन बिकवाली एफआईआईएस करके गए, और अक्टूबर में अब तक करीब करीब
8,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स बेच चुके हैं। कल का भी आंकड़ा देखिए बिकवाली का ही है, 1864 करोड़ का, 521 करोड़ की खरीदारी उसके सामने डीआईएस ने की है। इंडेक्स फ्यूचर में 523 करोड़ का आंकड़ा है, खरीदारी का बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी थी इस वजह से हमने इंडेक्स ऑप्शन में 70,000 करोड़ की बिकवाली कल हमने देखी एफआईएस की तरफ से। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज के लिए अहम स्तर क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने 70,000 करोड़ की बिकवाली की है, क्या कुछ घबराने वाली बात है? इस आंकड़े को आप कैसे रीड कर रहे हैं और आज के लिए भी अहम लेवल्स बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, नंबर तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये बिकवाली है और इससे पहले हमने ना 3 महीने का इंस्टीट्यूशनल डाटा भी चेक किया है कि ऑप्शंस के अंदर काम कैसे हो रहा है। तो हमको ये पता लगा है कि सितंबर मंथ के अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई। अक्टूबर में अब तक करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि एफआईज जो माल बेच रहे हैं वो इंडेक्स ऑप्शंस के जरिए बेच रहे हैं। इसमें एक लेसन होता है समझने का। जब भी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जब एफआईज माल बेचते हैं वो टिपिकली बहुत एग्रेसिव सेलिंग के तौर पर नहीं देखा जाता। वो रुक रुक के सेलिंग होती है क्योंकि वो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हेज भी करते हैं। फिर हमने ये भी चेक किया कि वो ले क्या रहे हैं या उनकी पोजीशंस ज्यादा कटी कहाँ पे नहीं है। तो हमने देखा कि स्टॉक्स फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा पोजीशन नहीं कटी है। इसलिए कई दिनों से आप ये बात बोलते हुए सुनते हुए देख भी रहे होंगे कि इंडेक्स को छोड़ दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को छोड़ दीजिए। वो आपको क्यों पता लग रहा था? वो इसलिए पता लग रहा था क्योंकि एफआई काम ही ऐसा कर रहे हैं कि वो इंडेक्स की ऑप्शंस के जहां जहां पे प्रीमियम अवेलेबल हैं उन प्रीमियम्स को ईट करते हैं, खा जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। और दूसरा, वो स्टॉक्स के साथ मार्केट में बने हुए हैं, इसलिए रुक रुक के आपके सपोर्ट भी बच जाते हैं। देखिए, कल भी आपने वापस से 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, 19,500 के ऊपर। तो ये लेसन है इन एफआईज का कामकाज करने का तरीका है। उसको एक बार अगर समझ में आया है तो ये पॉइंट काफी अच्छा रहता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। दूसरे पॉइंट, कल इंडेक्स के अंदर क्या हुआ? कल निफ्टी में काफी दिनों के बाद कल ताजा खरीदारी हुई है। देखिए, शॉर्ट कवरिंग होना अलग बात होती है, फ्रेश लॉन्ग होना अलग बात होती है। कल फ्रेश लॉन्ग हुआ है। आज भी आप संकेत पढ़ रहे थे कि कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो फिलहाल अभी 400 के आसपास का ये ब्रेक नहीं होगा। फिलहाल अभी मार्केट सपोर्ट जोन में है। आपको क्या एग्रेशन के साथ आ जाना चाहिए? नहीं। एफआईज की भी होल्डिंग करीब 25% लॉन्ग की है। जब तक एफआईज अपनी होल्डिंग को 35% तक नहीं लेके आते या कम से कम 40% तक नहीं लेके आते, आप कोई भी मेजर सौदा पंच मत कीजिएगा मार्केट के अंदर। छोटा मोटा ट्रेड करना 2-4 लॉट का वो एक अलग बात है। दूसरी बात है, फिर से मैं बोलूंगा, स्टॉक्स में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसमें एफआईज की सेलिंग भी नहीं हो रही है। तो आपको स्टॉक्स पकड़ने हैं, इंडेक्सेस को फिलहाल अभी छोड़ना है। इसको भी स्टेबल होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। एक और चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी में से आज बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कम से कम 11 बजे तक, जब तक ये पॉलिसी का पूरा मैटर एक बार सामने नहीं आ जाता। 11 बजे के बाद का निफ्टी और इससे पहले का बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग भी हो सकता है। हालांकि पॉलिसीज में कुछ आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना कीजिएगा जब तक वो स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को 11-12 बजे तक एक बार स्टेबल नहीं हो जाता। निफ्टी के अंदर आप सौदा रख सकते हैं कल के लो का एक बार स्टॉप लॉस लगा के, और ऑप्शंस के अंदर काम करना है सिर्फ इंट्राडे, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, तो निफ्टी पर अभी आपको राय दे दी गई है। बैंक निफ्टी फिलहाल अवॉइड करिए जब तक पॉलिसी आउटकम नहीं आ जाता और मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक बैंक निफ्टी को अभी अवॉइड करिए। निफ्टी पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये राय डिम्पी की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारा मार्केट पर। अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में फिर ट्रेड कहाँ करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। कहाँ पर ट्रेड करने की राय देंगे आज? गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आज 2 ट्रेड रहेंगे और दोनों में एक ब्रेकआउट है और एक स्विंग ट्रेड है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो पेटीएम के अंदर बनता है। पेटीएम में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। टारगेट इसका 920 रहेगा और स्टॉप लॉस 880 का रखना है। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे है वो आईआरसीटीसी का है। स्टॉक ऑलरेडी अपना एक अपवर्ड मोमेंटम बनाए रखे हैं। ओवरऑल डेली चार्ट पे देखते हैं तो इसका टारगेट ऊपर की तरफ जो है वो 730 का मिलता है और स्टॉप लॉस जो है आपको 709 का लेके चलना है।
ओके, थैंक यू ध्वनि आपका ये डिटेल्स देने के लिए। पेटीएम आईआरसीटीसी दोनों में तेजी करने की राय। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफकोर्स हम बात करेंगे Q2 अपडेट्स पे बाजार का फोकस रहेगा। टाटा मोटर्स के JLR के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो देखें तो लगभग 300 मिलियन पाउंड्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदानी विल्मर के Q2 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छी बढ़त आई है। फूड FMCG सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25% का है और एडिबल ऑयल में 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। GCPL के लार्जली जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, लगभग 4 से लेकर 6% तक का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री लीडिंग नंबर है, अपने पीयर सेट से जो है बेटर परफॉर्म किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहाँ पे डिपॉजिट्स और कासा डिपॉजिट 7 से लेकर 19% तक का ग्रोथ दिखाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग्स है जो आपको फोकस में रखने चाहिए। इंडियन ह्यून पाइप में क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 1.5% स्टेक का जो है नया एंट्री लिया है। टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट में इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने जो अपनी स्टेक 1.5% से बढ़ा के 1.57% कर दी है। सूर्य रोशनी में जो है मुकुल अग्रवाल ने जो है अपनी स्टेक को घटाया है, 1.84 से घटा के 1.47% कर दिया है। खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस की अहम 10,000 करोड़ की फंड रेज है। पीबी फिनटेक रिपोर्ट्स आ रही है कि सॉफ्ट बैंक लगभग 2.5% स्टेक की जो है बिकवाली करेंगे 2% डिस्काउंट पे। आपके जो MRPL चेन्नई पेट्रोकेमिकल जैसे स्टॉक्स हैं वो भी नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है क्योंकि सिंगापुर GRMs में गिरावट आई है। NHPC का भी स्टेटमेंट आया कि उनके जो तीस्ता की प्रोजेक्ट्स है वो कोशिश करेंगे ऑपरेशन जल्दी करने के लिए। इंटरग्लोब एविएशन जो है 300 रुपये से 1000 रुपये तक की जो अपनी दाम बढ़ाने वाला। अब इसका कारण ये है कि जो अलग एक एविएशन फ्यूल सरचार्ज लगेगा क्योंकि ATF प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने मिली है। वेरेंडा लर्निंग में आज लॉक इन खुलने वाला है 20% स्टेक का। SBI में खबर के मुहर लगी 18 स्वदेश की, जहां पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया SBI चेयरमैन दिनेश खारा का अपॉइंटमेंट डेट अगस्त 31, 2024 तक। वेदांता ने जो है क्रिसिल ने जो है नेगेटिव रिएक्शन जो है रेटिंग्स में दिया है लॉन्ग टर्म के। मन्नापुरम फाइनेंस में उनको जो खुद की आम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस वो DRHP फाइल की है 1500 करोड़ की रेज पे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जो है QIP इशू खुल रहा है, उसका प्राइस याद रखिए 283 रुपीज़ पर शेयर। वही सोम डिस्टिलरीज का भी QIP इशू खुला है जिसका फ्लोर प्राइस 349 रुपीज़ का रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स जो है और कंपनीज आपके जो रडार में आज दिन के ट्रेड में होने चाहिए। ओके, थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आज है बड़ा दिन, RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, तो क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस बार की पॉलिसी में, एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि RBI हेडक्वार्टर में इस समय मौजूद हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग, बताइए RBI की पॉलिसी में क्या कुछ निकल कर आ सकता है? जी हाँ, जैसा कि हमने 18 नाउ स्वदेश के दर्शकों को पहले ही बताया था, सरकार ने दिनेश खारा जी का एक्सटेंशन दे दिया है SBI चेयरमैन के तौर पर और ये एक्सटेंशन अगस्त 2024 तक मिला है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एज क्राइटेरिया के नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सटेंशन अगस्त तक पॉसिबल था। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट किया गया है कि जो SBI के करंट MD हैं अश्विनी कुमार तिवारी, उनका भी टर्म 2 साल के लिए बढ़ाया गया। अभी जो उनका टर्म है वो जनवरी 2024 तक एक्सपायर हो रहा, तो अब 2 साल के एक्सटेंशन का मतलब है कि अब उनका टर्म जनवरी 2026 तक रहेगा। आपको हम याद दिला दें कि दिनेश खारा की और में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1% ROA को पहली बार क्रॉस किया था पिछले साल। और पिछले क्वार्टर नतीजों की बात करें तो वहां पर रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट बैंक ने पोस्ट किया था 16,000 करोड़ रुपए के ऊपर का। तो सरकार ने इन सारे मुद्दों को लगता है ध्यान में रखते हुए दिनेश खारा का जो एक्सटेंशन है वो 10 महीने तक तो फिलहाल के लिए दे दिया है। ओके, थैंक यू अंकुर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट की हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस से। हम देख रहे हैं कि कंपनी के बोर्ड ने 10,000 करोड़ कैपिटल रेस को मंजूरी दी है और इनफैक्ट इसी पर जेफरीज की तरफ से नोट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहा है कि ये कैपिटल रेज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस
नजर आया है। FY25 का EPS करीब 6% से और बुक वैल्यू पर शेयर करीब 13% से बढ़ सकता है, मगर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। मगर इसके बावजूद बजाज फाइनेंस NBFC स्पेस में जेफरीज की टॉप पिक है, तो इसी के चलते जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 8,830 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा अगर हम देखें, गोदरेज कंज्यूमर भी फोकस में रहेगा। काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आए हैं कंपनी के Q2 अपडेट के बाद। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि लो सिंगल डिजिट ऑर्गेनिक रूपी सेल्स ग्रोथ अर्लियर एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर है। मैनेजमेंट ने भी इंडिकेट किया था कि Q2 की डिमांड अफेक्ट होते हुए नजर आ रही है वीक मैक्रो कंडीशंस और एडवर्स वेदर कंडीशंस के चलते, मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने गोदरेज कंज्यूमर पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। जेफरीज का की भी नोट है गोदरेज कंज्यूमर पर, और ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ ज़रूर वीक रही है, मगर मार्जिन एक्सपेंशन ऑफसेट कर रहा है। इससे करीब 26% ईयर ऑन ईयर EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 28% EPS ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल खरीदारी की राय जेफरीज ने भी बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 1,200 रुपये के साथ। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पर भी नजर घुमाइएगा, क्योंकि CLSA का कहना है कि कंपनी प्रायोरिटी सर्कल्स में भी शेयर लूज कर रही है। केपेक्स कंपनी ने अपना घटाया है। इनफैक्ट डेट रीपेमेंट्स को अब वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मगर फंड रेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 5G रोल आउट के लिए। तो इसी के चलते CLSA ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी बिकवाली की राय दी है, टारगेट प्राइस 7 रुपये प्रति शेयर के साथ। आखिर में हम फोकस करेंगे पूरे ही मेटल स्पेस पर। मक्वारी का कहना है कि स्टील कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है मजबूत स्टील डिमांड और ओवरऑल डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में मजबूती के चलते। आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने हिंडाल्को पर इसीलिए दी है क्योंकि स्टडी ग्लोबल डाउनस्ट्रीम और सॉलिड डोमेस्टिक अपस्ट्रीम बिजनेस है कंपनी का। हेल्दी डिविडेंड यील्ड और स्टडी अर्निंग्स के चलते उनको लगता है कि कोल इंडिया के स्टॉक को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल उन्होंने JSPL पर अपनी राय को न्यूट्रल की राय से अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दी है। SW स्टील पर हालांकि उन्होंने अपनी राय को आउट परफॉर्म की राय से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है, मगर टाटा स्टील, हिंडाल्को और कोल इंडिया पर उन्होंने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। थैंक यू वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर कैसे ट्रेड ले, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, धन्यवाद समय देने के लिए सुबह सुबह। कैसे ट्रेड करें आज कमोडिटी मार्केट में? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने कल एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखा। कहीं ना कहीं मार्केट हमने देखा कि क्रूड के प्राइस करेक्ट हुए, तो एक सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, बट हमें लगता है कि मार्केट आज थोड़ा एक वॉलेटाइल हो सकता है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में बिकवाली करना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करीबन 57,000 के आसपास बिकवाली करें, 57,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 56,600 तक हो सकता है। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड अभी भी एक नेगेटिव टेरिटरी में है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करें, 7150 में बिकवाली करें, 7,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 7,000 तक आ सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि बेस मेटल की डिमांड बढ़ सकती है, तो यहाँ पे कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करें, करीबन 695 में खरीदारी करें, 689 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 705 तक हो सकता है। ओके, थैंक यू अनुज आपका ये जानकारी देने के लिए। तो कच्चे तेल में अनुज की तरफ से बिकवाली करने की राय है 7,000 के लेवल्स के लिए, यहाँ से और वीकनेस आ सकती है। सोने में भी बिकवाली करके चलिए और कॉपर में खरीदारी करने की सलाह। आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में कहाँ है ट्रेडिंग के मौके, इस पर एक बार नजर डालें। प्रभुदास लीलाधर ने जोमेटो में खरीदारी करने की सलाह दी है, 115 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 97 का। और एडलवाइज में भी खरीदारी माफ कीजिएगा खरीदारी करने की सलाह है, 82 का टारगेट, 65 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एंजल वन ने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह दी है 2665 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 2525 का। और इंडिगो भी आज अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, और यहां पर 2420 का होगा स्टॉप लॉस। और टारगेट हम आपके लिए कुछ ही देर में स्क्रीन में लेकर आते हैं। कुछ करेक्शन है यहाँ पर इंडिगो में, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की सलाह, 430 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 408 का। और सन टीवी में 651 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है। तो आज सभी स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह, फोकस रखिए जोमेटो और इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स पर। और इंडिगो में भी आज तेजी दिख सकती है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट की सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है।